आपका। मैं संध्या शर्मा लेकर हाजिर हूं आपका पसंदीदा शो न्यूज पंच। इस कार्यक्रम के जरिए हम आप तक पहुंचाएंगे वो खबरें जिन पर है आपकी नजर। न्यूज पंच में खबरों की करेंगे पूरी पड़ताल, साथ ही ग्राउंड जीरो पर मौजूद अपनी टीम से जानेंगे एक एक अपडेट। और आज न्यूज पंच के जरिए जिन खबरों पर होगी हमारी नजर, सबसे पहले कर लेते हैं उन खबरों का रुख, यानी कि टॉप लाइंस का रुख। तो न्यूज पंच में आज हम बात करेंगे बंगाल में गेम चेंजर बनेंगे जेन जी। जी हाँ, जेन जी पर क्यों है निशाना और कैसे ये पूरे गेम को चेंज करते हुए नजर आएंगे, राजनीति में किसको ये अपनी ओर झुकाते हुए नजर आएंगे, विस्तार से आपको बताएंगे। इसके अलावा न्यूज पंच में अगली खबर का रुख करेंगे और आपको बताएंगे कि क्यूआर कोड से खुलेगा राज, असली नकली की होगी पहचान। कैसे ये क्यूआर कोड असली और नकली की पहचान कराता हुआ नजर आएगा और आपके पर्यटन को सुगम बनाएगा, विस्तार से आपको इस खबर के बारे में भी बताएंगे। और इसके साथ साथ न्यूज पंच में हमारी अगली खबर होगी जहां फिर हॉर्मुज बंद, नहीं चलेगी ब्लैकमेलिंग। जी हाँ, लगातार हम देख रहे हैं कि हॉर्मुज कभी बंद तो कभी खुल रहा है, लेकिन विस्तार से इसका ताजा अपडेट भी आपको देंगे और अपने संवाददाता से भी जानेंगे ताजा अपडेट। तो आइए न्यूज पंच की कर लेते हैं शुरुआत और सबसे पहले बात पश्चिम बंगाल की। तो पश्चिम बंगाल के चुनावी समर में कुछ दिन शेष हैं और इसके मद्देनजर चुनाव आयोग की हर मोर्चे पर तैयारियां भी विशेष है। कमर कसकर तैयार आयोग ने चुनाव से पहले लगभग 7 लाख नए वोटर्स मतदाता सूची में जोड़े हैं। अब इन नए मतदाताओं में से कितने मतदाता पहले चरण में और कितने मतदाता दूसरे चरण में मतदान करेंगे, साथ ही कौन से मतदाता बनेंगे इस बार गेम चेंजर, जानेंगे अपने संवाददाता से। इससे पहले चुनाव आयोग के बड़े कदम पर डाल लेते हैं एक नजर। तो ग्राफिक के जरिए आपको बताते हैं कि चुनाव से पहले जो अपडेट पश्चिम बंगाल से सामने आया है, यहां पर वोटर लिस्ट में 7 लाख नए मतदाताओं के नाम जुड़े हैं। वहीं कुल मतदाताओं की अगर हम बात करें तो इन 7 लाख नए मतदाताओं के जुड़ने के साथ ही कुल मतदाताओं की संख्या में भी इजाफा हो गया है। फॉर्म 6 के जरिए 7 लाख आवेदन यहां पर आए और सत्यापन के बाद योग्य नाम मतदाता सूची में शामिल कर लिए गए। चुनाव आयोग ने कुल आंकड़े भी जारी कर दिए हैं। तो सत्यापन के बाद योग्य नाम शामिल हुए और उसके बाद कुल आंकड़े भी जारी हुए हैं चुनाव आयोग की तरफ से। विस्तृत डेटा की अगर हम बात करें तो उसे अभी अलग रखा गया है और जरूरत पड़ने पर इसे साझा भी किया जाएगा। तो विस्तृत यानी कि कौन से आयु वर्ग के 7 लाख लोग हैं, पुरुष हैं, महिला हैं, युवा हैं, नए मतदाता हैं, इसे अभी साझा नहीं किया गया है, लेकिन अगर जरूरत पड़ती है तो चुनाव आयोग इसे भी साझा करेगा। अब आगे और भी बढ़ सकती है वोटर्स की संख्या और सभी की निगाह इस पर भी है, क्योंकि लगातार चुनाव आयोग काम कर रहा है। यह आयोग आगे अपनी प्रक्रिया को बढ़ा रहा है। न्यायाधिकरण के आदेशों के बाद और भी बढ़ोतरी इसमें संभव होती हुई नजर आ रही है। तो कुल मतदाता संख्या में भी इजाफा हुआ है। चुनाव से जुड़ा हुआ अपडेट आपके साथ साझा कर रहे हैं, जहां पश्चिम बंगाल में चुनाव आयोग लगातार अपनी विशेष तैयारियों के तहत आगे बढ़ रहा है। अब आपको ये भी ग्राफिक के जरिए बता देते हैं कि 2 चरणों में पश्चिम बंगाल में चुनाव होने वाला है। यहाँ पर अब हम पहले चरण पर अगर नजर डालें तो जो 7 लाख मतदाताओं की हम बात कर रहे हैं उनमें 3,22,000 3.22 लाख नए मतदाता हैं जो पहले चरण का हिस्सा बने हैं। और वहीं दूसरे चरण में जो मतदान होना है उसकी बात करें तो 3.88 लाख मतदाता जो कि दूसरे चरण में होने वाले चुनाव में मतदान करेंगे। ग्राफिक के जरिए भी आपको बता रहे हैं कि पश्चिम बंगाल में किस तरह का अपडेट सामने आया है। इसके साथ अब आपको बताते हैं कि सबसे ज्यादा बढ़ोतरी वाले जिले कौन कौन से हैं, क्योंकि जब नए मतदाता जुड़े हैं तो ये ऐसे कौन कौन से जिले हैं जहां पर नए मतदाता जुड़े हैं। तो जानिए, नॉर्थ 24 परगना है, हावड़ा है, हुगली है, कोलकाता है और पूर्वी मिदनापुर है। ये ऐसी सीट है जहां पर ये ऐसे जिले हैं जहां पर मतदाता बड़े हैं, मतदाता जुड़े हैं। नॉर्थ 24 परगना, हावड़ा, हुगली ये ऐसे जिले हैं जहां पर मतदाताओं की संख्या में इजाफा हुआ है और चुनाव आयोग लगातार काम कर रहा है। हालांकि और भी मतदाताओं के इजाफा होने की संभावनाएं भी बढ़ चली हैं। अब आपको ये भी बता दें कि 71,000 से ज़्यादा वोटर्स यहाँ पर जुड़े हैं और कोलकाता की अगर हम बात करें तो 44,000 नए मतदाता कोलकाता में जुड़े हैं। तो संख्याओं की अगर हम बात करें तो अलग अलग जिलों के हिसाब से भी जो 7 लाख मतदाता है उनका आंकड़ा इस वक्त सामने आ चुका है। अब महिला वोटर्स जो कि एम फैक्टर है और ये बहुत मायने रखता है हर पार्टी के लिए, हर उम्मीदवार के लिए। तो महिला वोटर्स की संख्याओं पर नजर डाल लेते हैं जिनकी संख्या घटी है, क्योंकि कुल वोटर्स की जब हम बात करते हैं तो 6,82,51,008 ये कुल मतदाता हैं। इनमें से
पुरुषों की संख्या पर अगर नजर डालें तो 3.49 करोड़ हैं। वहीं महिलाओं की अगर हम बात करें तो 3.33 करोड़ हैं। वहीं थर्ड जेंडर जो कि 1257 के आंकड़े पर हैं। तो लगातार हम देख रहे हैं कि पश्चिम बंगाल में जिस तरह से मतदाता सूची में लगातार फिल्टर लग रहा है, एसआईआर की प्रक्रिया को हमने जाना, उसके बाद हमने ये भी जाना कि किस तरह से मतदाताओं की संख्या में इजाफा हुआ है और अब नए वोटर्स जुड़े हैं जिनकी संख्या 7 लाख है। अब आपको ये भी बता देते हैं कि पश्चिम बंगाल में शुवेंदु अधिकारी ने चुनाव आयोग की तारीफ की है और वहीं उन्होंने ममता सरकार पर हमला भी बोला है। सुनवा देते हैं आपको। हम लोग का पूरा उम्मीद है इस बार गुंडा मुक्त चुनाव होगा। चुनाव अच्छा तरीके से कराना चाहिए। वो कहाँ भी हादसा होगा तो इलेक्शन कमीशन को संज्ञान में देना चाहिए। वोटर लिस्ट में ममता की डेथ वोटर नहीं है, फेक वोटर नहीं है। वोटर लिस्ट में डबल ट्रिपल एंट्री वोटर नहीं है। वोटर लिस्ट में बांग्लादेशी मुस्लिम नहीं है। और ताज़ा अपडेट लेते हैं, हमारे संवाददाता सौरभ दत्ता इस पूरी खबर पर हमारे साथ जुड़ गए हैं। सौरभ, अगर हम देखें तो 7 लाख नए मतदाता जुड़े हैं और वहीं अभी हमने जो बाइट अपने दर्शकों को सुनवाई तो साफ तौर पर यही उम्मीद की जा रही है कि इस बार फेक वोटर्स वोट नहीं डालेंगे और पूरी तरह से पारदर्शी चुनाव संपन्न होंगे। क्या कुछ अपडेट आज का आप साझा करेंगे? संध्या, देखिए, ये जो नए वोटर्स है ये वो वोटर्स हैं जो फॉर्म 6 के जरिए वोटर लिस्ट में अपना नाम उनका नाम जुड़े, इसके लिए उन्होंने अपील किए थे। तो उसी के चलते ये 7 लाख नए नाम जुड़े हैं। और आगे चलकर अभी तक जो 27 लाख जो नाम है जो ट्राइब्यूनल के पास है, उनमें से 21 तारीख तक कितने नाम आते हैं और 27 तारीख का मतलब पहले चरण से 48 आवर्स पहले कितने नाम आते हैं और दूसरे चरण 29 अप्रैल के पहले कितने आते हैं, उन सारी बातों को लेकर फिर एक तस्वीर सामने आएगा कि आखिरकार इस बार कितने सारे वोटर्स वोट डालने के लायक है, यानी कुल वोटर्स की संख्या क्या है। तो वो अभी तक स्पष्ट नहीं हुआ है। अभी तक जो है वो 6 करोड़ से भी ज़्यादा कुछ वोटर्स हैं अभी तक आए हैं, लेकिन उसमें और भी नाम कितने जुड़ते हैं वो देखना पड़ेगा। लेकिन ये बात तय है कि इस बार इस वोटर लिस्ट को लेकर टीएमसी में तो नाराजगी है, लेकिन विपक्ष जो है, चाहे आप बीजेपी का बात कर लीजिए, कांग्रेस का बात कर लीजिए और लेफ्ट के बात कर लीजिए, सभी में से एक संतोष ये है कि कहीं ना कहीं जाके एएसडीडी जो है, यानी मृतक वोटर्स, जाली वोटर्स, डबल ट्रिपल एंट्री वोटर्स, स्थानांतरित वोटर्स, उनका नाम इस बार काफी हद तक उसका सफाई हुआ है। इलेक्शन का कमीशन का कैंची उस पर चला है। संध्या जी, सौरभ, इसके साथ साथ आपसे ये भी जानना चाहेंगे क्योंकि अब मतदान की तारीख बहुत ही नजदीक है, ऐसे में अगर हम चुनाव प्रचार की बात करें तो धार पकड़ता हुआ नजर आ रहा है। खुद प्रधानमंत्री आज जनसभाएं करने वाले हैं। हाँ, देखिए, ये आज रविवार भी है, पहली चरण से पहले आखिरी रविवार, आप कह सकते हैं इसको, आखिरी रविवार है पहले चरण से पहले। और आज एकदम धुआंधार प्रचार चल रहा है। जो भी कॉन्स्टिट्यूएंसी है पहले चरण में 150 से भी ज़्यादा कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं, उन सारे कॉन्स्टिट्यूएंसीज में आज सुबह से ही सारे जो राजनीतिक पार्टीज है वो रैलीज करने निकल पड़ी है। प्रधानमंत्री की आज बंगाल में काफ़ी सारे रैलीज हैं और उन रैलीज को लेकर प्रधानमंत्री क्या कहते हैं, खास करके महिला आरक्षण बिल जब विपक्ष ने उनका विरोध किया और उसके चलते एक राज्य की महिला मुख्यमंत्री हैं, एक महिला और एक राज्य जो है जो एकदम कगार पर है, चुनाव के कगार पर है, वहां पर महिलाओं को प्रधानमंत्री क्या कहते हैं, इसके ऊपर सबके नजर है। और खास करके इसलिए कि कल आप अगर देखें तो ममता बनर्जी ने एक बात स्पष्ट कर दिया कि वो इस बिल का विरोध क्यों किए। उन्होंने कहा कि हमने इस बिल का विरोध किया क्योंकि यहाँ पे बंगाल पर बीजेपी की जो हवा है वो तेज हो रहा है, यहाँ पे बीजेपी एक्टिव हो रही है, तो आप बंगाल लेने की बात सोच रहे हो, इसलिए हमने वहां पर हमला किया। मतलब सीधी तौर से कहना यह है कि मुद्दे की बात ये नहीं थी कि टीएमसी ने महिला आरक्षण बिल का विरोध किया था, कोई लॉजिक नहीं था। लॉजिक ये था कि यहाँ पे चुनाव में बीजेपी का हवा तेज है, इसलिए टीएमसी ने विरोध किया
विरोध किया जी। इस बिल का। जी बिल्कुल सौरभ, यानी कि सबको अपनी अपनी चिंता सता रही है और यही वजह है कि हर कोई अपने प्रचार प्रसार में धार देता हुआ भी नजर आ रहा है। देखना होगा कि मतदाताओं की कसौटी पर कौन खरा उतरता है। बहुत बहुत शुक्रिया सौरभ, तमाम जानकारी हमसे साझा करने के लिए। और आइए अब आपको लिए चलते हैं जम्मू कश्मीर की खूबसूरत वादियों में, जहां सुरक्षा बल के साथ तकनीक कर रही है कदमताल। दरअसल पहलगाम में पर्यटकों की सुरक्षा बढ़ाने के लिए पुलिस ने QR कोड आधारित पहचान प्रणाली शुरू कर दी है, जो बताएगा कि कौन है असली और कौन है नकली। जब पर्यटक इस कोड को मोबाइल से स्कैन करेंगे तो उसे संबंधित व्यक्ति की पूरी जानकारी मिल जाएगी। अपने संवाददाता से इस खबर के अन्य पहलुओं को भी विस्तार से जानेंगे, लेकिन इससे पहले एक नजर हाईटेक सुरक्षा घेरे पर। हालांकि इस खबर पर आगे बढ़ेंगे, लेकिन इससे पहले आपको लिए चलते हैं एक रोड शो में, जहां पर भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ
तो मतदान से पहले जारी है धुआंधार प्रचार रोड। तमिलनाडु से ये सीधी तस्वीरें आप देख रहे थे, जहां पर भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता अमित शाह रोड शो कर रहे हैं और इस रोड शो के माध्यम से मतदाताओं से अपने पक्ष में वोट की अपील भी करते हुए नजर आ रहे हैं। फिलहाल रुकने एक छोटे से ब्रेक के लिए जल्द हाजिर होंगे। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। और ब्रेक के बाद न्यूज पंच में आपका एक बार फिर से स्वागत है। ब्रेक पे जाने से पहले हम आपको बता रहे थे कि पहलगाम में अब किस तरह से हो चुकी है हाईटेक सुरक्षा। जी हां, किस तरह से क्यूआर कोड असली और नकली की पहचान करता हुआ नजर आएगा और पर्यटकों की मदद भी करेगा। या ग्राफिक के जरिए भी आपको बताते हैं कि क्यूआर कोड आधारित नई सुरक्षा व्यवस्था किस तरह से आपके लिए मददगार साबित होती हुई नजर आएगी। पर्यटकों की सुरक्षा पर खास तौर पर फोकस है पुलिस का। और क्यूआर कोड आधारित नई सुरक्षा व्यवस्था की अगर हम बात करें तो एक स्कैन से ही आपको पूरी पहचान मिल जाएगी। कौन है असली, कौन है नकली, ये पहचान करना अब क्यूआर कोड की मदद से हो चुका है आसान। क्यूआर कोड आधारित नई सुरक्षा व्यवस्था लागू की गई है पहलगाम में। और इसके साथ साथ जब आप पर्यटन की दृष्टि से यहाँ पर पहुंचेंगे तो सिर्फ आपको करना होगा एक स्कैन और इसकी मदद से आप असली और नकली की पहचान कर सकेंगे कि कौन है अधिकृत और कौन है अनाधिकृत। और इसकी वजह साफ तौर पर यही है कि अधिकृत या फिर संदिग्ध व्यक्ति की शिनाख्त की जाए और समझा जाए कि कौन संदिग्ध है, कौन अधिकृत व्यक्ति है। पुलिस वेरिफिकेशन के बाद ही काम की अनुमति यहां पर मिलती है। और आपको ये भी बता दें कि लोकल और बाहरी सभी का अनिवार्य रूप से रजिस्ट्रेशन कर दिया गया है और एंट्री पॉइंट पर सख्त से सख्त चेकिंग भी। पर्यटकों में इससे भरोसा बढ़ेगा, सुरक्षित माहौल बनेगा और फर्जीवाड़े और धोखाधड़ी पर सीधे सीधे लगाम लगती हुई भी नजर आएगी। और वहीं स्थानीय लोगों की अगर हम बात करें तो स्थानीय लोगों ने फैसले को सकारात्मक बताया है ताकि पर्यटन भी बढ़ेगा, सुरक्षा भी बढ़ेगी। ताजा अपडेट ले लेते हैं हमारे संवाददाता शब्बीर डार इस पूरी खबर पर हमारे साथ श्रीनगर से जुड़ गए हैं। शब्बीर, जिस तरह से पुलिस ने ये एक नई व्यवस्था लागू की है क्यूआर कोड की, असली और नकली की पहचान होगी, विस्तार से आपसे समझना चाहेंगे कि कितना मददगार ये पर्यटकों के लिए और स्थानीय लोगों के लिए या व्यापारियों के लिए होगा। जी बिल्कुल, ये एक महत्वपूर्ण कदम है जो यहाँ जम्मू कश्मीर के एडमिनिस्ट्रेशन ने लिया है। ये पहलगाम, न केवल पहलगाम में होगा बल्कि बाकी जो टूरिस्ट स्पॉट्स है कश्मीर में, वहाँ पर भी ये जो क्यूआर सिस्टम है, जो सर्विस प्रोवाइडर्स है, उनके लिए ये लागू किया जाएगा। लेकिन पहलगाम के लिए ये महत्वपूर्ण इसलिए है कि हमने देखा कि जब पहलगाम अटैक हुआ उसके बाद किस तरह से टूरिज्म को रिवाइवल के लिए यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन ने कितने इकदाम उठाए और टूरिज्म ट्रस्ट को बढ़ाने के लिए जो ये ऐसे इकदाम को लागू करना एक महत्वपूर्ण है। क्योंकि हमने देखा कि कश्मीर की घाटी में जो टूरिज्म एक मेन सोर्स ऑफ यहाँ की जीडीपी है, उस टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए, क्योंकि पहलगाम जैसे अटैक जो हादसे हुए उसकी वजह से यहाँ पे निश्चित तौर पर टूरिज्म को एक धक्का लगा था। लेकिन अब टूरिज्म ट्रस्ट को रिवाइव करना और पर्यटकों को ये भरोसा देना कि यहाँ आके जो भी आपको सर्विस प्रोवाइडर होगा, चाहे वो कोई बिजनेस वाला होगा, घोड़े वाला होगा, या जो भी सर्विस प्रोवाइडर पहलगाम में होगा, वो ऑथेंटिक हो, वो वेरीफाइड हो। क्योंकि इस क्यूआर कोड की वजह से जो क्यूआर कोड उनको दिया जा रहा है, उसके पहले जो प्रोसेस है वो है कि हर एक की पुलिस वेरिफिकेशन हो रही है, उसके बाद हर एक की रजिस्ट्रेशन हो रही है और उस क्यूआर कोड को स्कैन करके उस बंदे की पूरी डिटेल, उसका नाम, उसका आधार कार्ड, उसकी वेरिफिकेशन हुई है कि नहीं हुई है। तो उसकी वजह से जो कोई भी टूरिस्ट पहलगाम घाटी में वहां पे सैर करने के लिए जाएगा, वो निश्चित तौर पर वो यकीन उसके दिल में होगा कि मैं जिसके साथ डील कर रहा हूँ वो बिल्कुल ऑथेंटिक है। किन किन लोगों को शामिल किया गया है? व्यापारिक प्रतिष्ठान है, व्यावसायिक प्रतिष्ठान है, घोड़े वाले हैं और कौन कौन लोग हैं, और किस तरह से इस पूरी प्रक्रिया को अब और भी विस्तार दिया जाएगा? जी, इसमें सारे लोग हैं जो भी टूरिज्म के साथ रिलेटेड है, चाहे वो घोड़े वाले हैं, सलेज वाले हैं, बिजनेस वाले हैं, फेरे वाले हैं, जो इतने भी सर्विस प्रोवाइडर्स के हुए, बाहर से भी लोग आते हैं वहाँ पे, खासतौर पर यात्रा के दौर में बाहर से लोग आते हैं वहाँ पे काम करने के लिए, उनकी भी। और उसके साथ साथ जो उस पहलगाम पूरी इलाके में जितने भी ट्राइबल लोग हैं जो उस दौरान अपने माल मवेशी लेके उन रास्तों से जाते हैं, उनको भी ये क्यूआर कोड में उनको भी क्यूआर कोड दिया जाएगा और उनकी भी पूरी ऑथेंटिकेशन, पूरी वेरिफिकेशन हुई है। और इसकी वजह से न केवल कश्मीर की टूरिज्म को बढ़ावा मिलेगा, बल्कि यहाँ के जो टूरिज्म के जितने भी लोग हैं वो इस कदम को बिल्कुल वेलकम कर रहे हैं और कहते हैं कि इससे
जो है कश्मीर की टूरिज्म को फिर से बढ़ावा मिलेगा। बिल्कुल शबीर, यानी कि सुरक्षा बल तो सुरक्षा के लिए तैनात है ही, वहीं तकनीक भी साथ साथ कदमताल करती हुई नजर आ रही है। बहुत बहुत शुक्रिया शबीर, तमाम जानकारी हमसे हमारे साथ दर्शकों से साझा करने के लिए। और आइए रुक करते हैं हमारी अगली खबर का। पश्चिम एशिया में जारी तनाव के बीच हॉर्मुज खोलने पर बनी सहमति एक बार फिर खटाई में पड़ गई है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर जारी तनातनी के बीच ईरान ने यू टर्न लिया और वहीं इस यू टर्न के लेते ही हॉर्मुज की तरफ बढ़ रहे 6 जहाजों ने भी यू टर्न ले लिया। सभी जानते हैं कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज दुनिया की तेल की रग है और इसीलिए यहां एक तरफ डटी है ईरानी सेना तो दूसरी तरफ मोर्चे पर है अमेरिकी नौसेना, यानी दोनों पक्ष अपनी अपनी शर्तों पर डटे हैं, किसी के कदम पीछे नहीं हटे हैं। इसके प्रभाव को विस्तार से जानेंगे अपने संवाददाता से। इससे पहले कुछ अपडेट आपसे साझा कर लेते हैं। तो ईरान का यू टर्न और ईरान के यू टर्न लेते ही जहाज़ों ने भी यू टर्न लिया है, फिर बंद किया स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को ईरान ने और ऐसे में एक बार फिर संकट के बादल गहराने लगे हैं। अमेरिकी नाकाबंदी से नाराज है ईरान। ईरान ने पहले भी चेतावनी दी थी कि अगर अमेरिका की नाकाबंदी जारी रहती है तो हम स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बंद कर देंगे और ईरान ने ऐसा किया भी। नाकाबंदी हटने तक बंद रहेगा हॉर्मुज, ये बात ईरान की तरफ से कही गई और नाकाबंदी युद्ध विराम का उल्लंघन है, ये बात भी ईरान ने अपनी तरफ से स्पष्ट की है। और उन्होंने ये भी कहा कि निशाने पर रहेंगे हॉर्मुज आने वाले जहाज और इसी की एक वजह बना कि जहाज़ों ने भी यू टर्न ले लिया, क्योंकि जब ईरान ने यू टर्न लिया और इस नाकाबंदी को लेकर के हॉर्मुज को बंद कर दिया तो फिर जहाज भी पीछे हट गए। नाकाबंदी से क्षेत्र में तनाव बढ़ गया है और ये तनाव कहीं ना कहीं संकट में तब्दील होता हुआ भी नजर आ रहा है, क्योंकि एक बार फिर जो तेल की रग है, जहां से तेल के जहाज होकर के निकलते हैं, उस पर एक बार फिर संकट के काले बादल मंडराने लगे हैं। अब आपको ये भी बता देते हैं कि ब्लैकमेलिंग नहीं चलेगी, ये बात भी कही गई है। किसकी तरफ से कही गई है? तो हॉर्मुज ब्लैकमेलिंग पर ट्रंप ने साफ तौर पर चेतावनी दे डाली है और कहा है कि ईरान के परमाणु परीक्षण पर मतभेद अभी भी बरकरार है। तो ईरान के परमाणु परीक्षण पर मतभेद बरकरार है और इसीलिए ट्रंप ने कहा है कि किसी भी तरह की ब्लैकमेलिंग नहीं चलेगी और समझौता करीब है लेकिन जारी रहेगी नाकाबंदी। यानी कि जब तक स्थायी समझौता नहीं हो जाता तब तक अमेरिका ने भी स्पष्ट कर दिया है कि नाकाबंदी जारी रहेगी और डील होने तक हॉर्मुज में रहेंगे अमेरिकी नौसैनिक। अपनी तरफ से ट्रंप ने भी स्पष्ट कर दिया है। ताजा अपडेट लेते हैं हमारे संवाददाता अखिलेश सुमन इस पूरी खबर पर हमारे साथ जुड़ गए हैं। अखिलेश, देखिए, जब तनाव कम हुआ, तनाव घटा तो लग रहा था कि संकट के बादल छट गए हैं। अब ये बादल छट तो गए हैं लेकिन समस्या तो बरकरार है। देखिए, निश्चित तौर पे संध्या, समस्या बरकरार है, क्योंकि होता यह है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पहले ईरान ने बंद किया, उसके बाद दुनिया भर के जहाज़ों का वहां आना जाना रुक गया। उसके बाद उन्होंने कहा कि हम इसको तय करेंगे कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से कौन जाएगा, कब जाएगा, कैसे जाएगा। उसके बाद जब अमेरिका पे दबाव बनना शुरू हुआ, पूरी दुनिया की तरफ से अमेरिका पे दबाव बनना शुरू हुआ, जब तेल और गैस के संकट सब जगह छाने लगे, तो उसके बाद अमेरिका ने एक तरीका ढूंढा कि वो गल्फ ऑफ ओमान को और अरब सागर को नाकाबंदी करेंगे और ईरान जाने आने वाले सारे जहाजों को रोकेंगे। तो निश्चित तौर पे इसका खामियाजा ईरान को भुगतना पड़ रहा है, क्योंकि यह सिर्फ जहाजों की नाकाबंदी नहीं है बल्कि एक तरीके से आर्थिक नाकाबंदी है ईरान की। और इस बात से ईरान अब फिर बौखला गया है और उसने एक बार फिर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बंद कर दिया, जिसके बारे में उनके विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने घोषणा की थी कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खुल गया है, सारे जहाज आ जा सकते हैं। तो अब जब ईरान ने फिर से एक बार बंद कर दिया है तो निश्चित तौर पे एक जबरदस्त जो एक कह सकते हैं कि तनातनी की स्थिति फिर बन गई है। उसके बीच में उनके जो IRG फोर्सेज है उन्होंने आने वाले जहाजों पर वार्निंग शॉट्स दागने शुरू कर दिए हैं और इसकी जद में भारत के भी 2 जहाज आए हैं। भारत ने इस पर कड़ी प्रतिक्रिया की है और उनके जो राजदूत हैं भारत में, उनको बुलाकर चेतावनी भी दी है कि इस तरह की चीजों हरकतों को बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। तो मतलब है कि ईरान अपनी सहानुभूति खो रहा है और ईरान अगर सहानुभूति खो रहा है तो उसकी जो बार्गेनिंग कैपेसिटी भी घट सकती है संध्या। और इस बीच में अमेरिका से एक खबर आ रही है कि आसिम मुनीर जो है, आसिम मुनीर हो सकता है कि वो कंप्रोमाइज्ड हो। आसिम मुनीर मतलब हो सकता है कि वो ईरान के सेना के साथ मिलकर कोई ऐसा काम कर रहे हो जिससे अमेरिका को खामियाजा भुगतना पड़े। तो ऐसी स्थिति में अमेरिका कितना आसिम मुनीर पर विश्वास करता है, जो मॉडरेटर के रूप में, मीडिएटर के रूप में अखिलेश, यानी कि हर मोर्चे पर पसोपेश की स्थिति बनी हुई है, स्थायी हल निकलता हुआ फिलहाल तो नजर नहीं आ रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया अखिलेश तमाम जानकारी हमसे साझा करने के लिए। और इसके साथ ही न्यूज पंच में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।